नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इस वीडियो की प्रैक्टिस करिए और अपने प्रिपरेशन को चेक करिए कि क्या आपका लेवल है, और बाद में एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए अपना रिवीजन प्लान तैयार करिए। और हाँ, कमेंट में जरूर अपना आंसर बताइए मुझे, और कितना आपका स्कोर है ये भी आपको बताना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द एरिया नोन एज वेस्ट बैंक समटाइम appeared in the news in the context of the event related to। एक टर्म है वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक जो है, ये इसकी लोकेशन कहाँ है ये आपको पहले पता होना चाहिए, और ये काफी न्यूज में रहता है। इसके न्यूज में होने की वजह क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि मेल्टिंग ग्लेशियर इन आर्कटिक सर्कल जो है उस एरिया में ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ये न्यूज में रहता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि इजराइल मिडल ईस्ट, यानी कि इजराइल और मध्य पूर्व का जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उस कंफ्लिक्ट की वजह से ये न्यूज में रहता है। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है वोल्केनिक इरप्शन एट कॉस्ट ऑफ पेरू। जो पेरू जो लैटिन अमेरिका में जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो एक कंट्री है पेरू, तो उसके कॉस्ट पे एक वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से ये न्यूज में रहता है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया इन मिडिवल एरा, यानी कि मिडिवल एरा के टाइम पे हमारी कंट्री का एक सी पोर्ट है वेस्ट बैंक में, वो उस वजह से ये न्यूज में है। तो इसके न्यूज में होने की मेन रीजन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, अक्सर ये न्यूज में होने की वजह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन लग रहा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। और अभी रिसेंटली भी किसी वजह से ये न्यूज में हो गया है, वो भी आपको पता होगा, तो अभी क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करके सही आंसर बता पाएंगे। चलिए बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका बी। बी का मतलब ये हुआ कि भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो इजराइल और मिडल ईस्ट का जो कंफ्लिक्ट है उस कंफ्लिक्ट की वजह से ये वेस्ट बैंक की जो लोकेशन है वो काफी न्यूज में रहती है। तो आप ये मैप देख सकते हैं कि ये इजराइल, जो येलो कलर में आपको जो कंट्री दिख रही है ये इजराइल है। आगे नीचे और भी बड़ा है, पर मैं थोड़ा सा क्रॉप करके मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये जो येलो कलर को आपको जो कंट्री दिख रही है, ये पूरा येलो रीजन जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया है ये इजराइल है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिख रहा है ये गाजा है, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये है पर्टिकुलर एरिया वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो है ये पैलेस्तीन के कंट्रोल में है, और ये जो येलो वाला जो रीजन है ये इजराइल के कंट्रोल में। और इन दोनों कंट्री के बीच में भी काफी कंफ्लिक्ट रहता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में रहता है हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में जो कंफ्लिक्ट रहता है, सेम उसी तरह का कंफ्लिक्ट इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में रहता है। और इजराइल क्लेम करता है कि ये सारा पोर्शन किसका है, मेरा है, और इसी तरह फिलिस्तीन क्लेम करता है ये सारा पोर्शन उसका है। तो ये भी एक कंफ्लिक्ट होने की वजह रहती है। तो वेस्ट बैंक की जो न्यूज में होने की वजह यही है कि इन दोनों कंट्री के बीच में जो लड़ाई है, लड़ाई की वजह से ये न्यूज में रहता है। अगर मैं बात करूं वेस्ट बैंक इसकी एरिया की बात करें तो हमारी कंट्री में जो गोवा स्टेट है, तो गोवा का 1/2 टाइम्स अगर गोवा को करोगे, यानी कि गोवा का 1.5 गुना जितना एरिया होता है उतना एरिया आप बोल सकते हो इस पूरे कंट्री का है, फिलिस्तीन का, जो कि उसका जिस नाम से जाना जा रहा है वेस्ट बैंक। यानी कि वेस्ट बैंक जो एरिया है, टोटल एरिया हमारी कंट्री में जो गोवा है इसका 1.5 टाइम्स आप बोल सकते हैं, इतना एरिया है। और ये जो लोकेटेड है ये कहां पर लोकेटेड है, तो आप देख सकते हैं ये टोटली इजराइल से सराउंडेड किया हुआ है। और इधर अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन में देखोगे आप, तो ईस्ट में आपको, यानी ईस्ट का मतलब ये वाला जो एरिया देखोगे, ईस्ट में आप ये जॉर्डन से लगा हुआ है, जॉर्डन के अलावा ये एक डेड सी है, डेड सी से लगा हुआ है। अगर हम वेस्ट साइड में देखेंगे तो वेस्ट बैंक की जो वेस्ट एरिया है इस एरिया में इजराइल है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और थोड़ा और अगर बेसिक जानकारी इसके बारे में जानना चाहें तो हम ये जान सकते हैं कि भाई ये जो दोनों कंट्री, इनके बीच में 1948 में वॉर हुआ था। यानी कि जो भी अरब कंट्री, जितनी भी अरब कंट्री है, उन्होंने इजराइल के ऊपर 1948 में अटैक कर दिया गया था। और ये सारा एरिया किसके कंट्रोल में हो गया था, वो हो गया था पैलेस्तीन के कंट्रोल में हो गया था। लेकिन उसके बाद 1967 में दोबारा लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में जो इजराइल है उसने ये सारा एरिया दोबारा ही अपने कब्जे में कर लिया। बस ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो है ये इजराइल के कब्जे में नहीं है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये वेस्ट बैंक जो न्यूज में होने की वजह जो रहती है वो ये रहती है कि मिडिल ईस्ट में जो कंफ्लिक्ट चलता रहता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उसकी वजह से ये न्यूज में रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द रिसेंट कास्टिंग ऑफ सीड बॉम्ब्स इन अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके रिगार्डिंग में कि यहां पर एक सीड है, बॉम्ब्स की सीड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इसके बाद आपको ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है और उससे बाद आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये जो कोड्स आपको गिवन है इसके ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, इट एम टू प्रोटेक्ट एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट फ्रॉम द सेटिंग एक्सटीन ड्यू टू द ओवरग्रेजिंग, यानी कि ये एक तरह से ये जो प्रोग्राम है या ये जो एक तरह से कास्टिंग ऑफ सीड जो बॉम्ब जो है जिसके बारे में जो बात की जा रही है, ये एंडेमिक स्पीसीज जो कि स्पीसीज गायब हो रहे लुप्त हो रहे उसको बचाने के का एक प्रयास आप बोल सकते हो। और दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, दिस प्रोग्राम हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि ये जो प्रोग्राम है राजस्थान गवर्नमेंट जो है उनके कंट्रोल में ये प्रोग्राम है। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके लिए। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है ये आपको बताना है। और साथ के साथ अगर आपको ये अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन जो है यानी कि अथागढ़ वन प्रभाग कहां है, ये अगर इसकी लोकेशन पता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे। गलत इसलिए दे रखे कि जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, इसकी लोकेशन उड़ीसा में है तो भाई उड़ीसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। यानी कि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया का मैप में ये जो उड़ीसा आपको जो स्टेट दिख रहा है, ठीक है, उड़ीसा, तो उड़ीसा के अंदर ये अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन है जिसकी लोकेशन आप बोल सकते हो कि उड़ीसा का जो ईस्टर्न ये कोस्ट है, कोस्ट के ये साथ में ये छोटा सा एक एरिया है जिसका नाम अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन है और वहीं पर ये क्वेश्चन जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि लोकेशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट के राजस्थान गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना होकर के ये उड़ीसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से ये गलत हो गया। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें आपसे बोला कि किसी स्पीसीज की बात की गई, बल्कि स्पीसीज की नहीं, ये कि बल्कि एलिफेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो बैम्बू वगैरह होते हैं उसके प्लांटेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, यानी कि बैम्बू को ग्रोथ करने के लिए एक तरह से स्कीम है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, द कन्वेंशन नंबर 182 रिसेंटली सीन इन द न्यूज फॉर यूनिवर्सल रेटिफिकेशन इज रिलेटेड टू। अभी ये रिसेंटली एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन नंबर 182 के बारे में काफी डिस्कस किया जा रहा है, तो आपको ये बताना है ये किस चीज से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। और आपके पास ये चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ए में कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर की जो ये गलत हालत, एक बैड कंडीशन जो इंटरनेशनल लेवल पर है, इसके बारे में ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 182। सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर की जो प्रॉब्लम चल रही है अभी वर्ल्ड वाइड, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कन्वेंशन अभी स्टैब्लिश्ड हुई है, आप ये बोल सकते हो। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, यानी कि नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए ये कन्वेंशन है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि पिलग्रिम एंड इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेट्स, यानी कि कोई भी डिप्लोमेट से जो पिलग्रिम किसी कंट्री में जाकर के रहते हैं वगैरह, राजनयिक वगैरह, तो उनके जो स्पेशल राइट्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये कन्वेंशन साइन की गई है या न्यूज में है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हो गए। अब आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ए का मतलब ये हुआ कि ये चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चों को जबरदस्ती जो एक चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, उसको ध्यान में रखकर ये कन्वेंशन बना साइन की गई है और इसे वर्ल्ड वाइड 187 कंट्री ने इसे सपोर्ट किया है और इसे साइन किया है। और ये जो कन्वेंशन हुआ था वो जेनेवा के अंदर 1999 में ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था आईएलओ के द्वारा। आईएलओ का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिन्होंने ये बोला था कि बच्चे को किसी भी तरह की लेबर कार्य काम वगैरह नहीं दे सकते, ये इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड लेवल पे। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर भी गोल नंबर
8.7 जो है वो इस बात के ऊपर डील करता है कि कोई चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, और यूएन ने ये भी डिक्लेयर किया कि 2021 तक हम चाइल्ड लेबर को इलिमिनेट कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, और ये जो 182 कन्वेंशन भी है, ये चाइल्ड लेबर को इलिमिनेट करने का एक कन्वेंशन साइन किया गया था, और बाद में इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल कह सकते हो, या फिर कई कंट्रियों ने इसे फंडामेंटल राइट भी दे दिया है बच्चों को कि भी उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए और उन्हें किसी भी तरह का चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा के बारे में बताना है, पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। मैं एक बार बेसिक आपको बताना चाहूंगा कि भी ये पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भी जो भी फैसिलिटी शहर में, सिटी के अंदर जो भी फैसिलिटी है, अर्बन एमिनिटीज जो है, अगर आप उसके रूरल एरिया में, गांव वगैरह में जो पहुंचाने का काम जो किया जाता है, उसे डाला जाता है पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, और इस स्कीम के बारे में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि भी इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है आपका सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है दिस स्कीम वाज envisioned by APJ अब्दुल कलाम फॉर empowering एंड एक्सेलरेटिंग रूरल डेवलपमेंट, यानी कि रूरल डेवलपमेंट को अच्छा करने के लिए और इंपावर करने के लिए ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। पूरा कॉन्सेप्ट ये उनका एक विजनरी प्लान आप बोल सकते हो, जो ये चाहते थे भी कि शहर की सारी फैसिलिटी आप गांव में प्रोवाइड कर दीजिए और उस बेसिस पे आप किसी भी कंट्री का एक डेवलपमेंट फेज आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत जल्दी। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें ये बोला जा रहा है इट वाज रिप्लेस्ड बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। इसे पूरा कॉन्सेप्ट को एसपीएम आरएम कॉन्सेप्ट में से कन्वर्ट कर दिया गया था 2016 में। और ये कब टाइम जब हमारे ये कब किया गया था, ये किया गया था 2016 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मतलब कहने का मतलब इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम पूरा कॉन्सेप्ट था, यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, और उसे बाद में इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के नाम से इसे कन्वर्ट कर दिया गया 2016 के अंदर। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए। आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सी का मतलब ये हुआ कि बोथ 1 एंड 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट की बात करें, यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जनवरी 2003 में दिया था। ठीक है, बाद में से ये इस कॉन्सेप्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था इसका 2016 में। और ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसे कंप्लीट किया जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। मतलब जो हमारे जो पुराने जो हमारे राष्ट्रपति साहब थे सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो थे, तो उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, वो ये कहते थे कि भाई आप जितनी भी फैसिलिटी शहर में प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो सारी फैसिलिटी अगर आप गांव में प्रोवाइड कर दो तो बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। कि आप देखते जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी है, उसमें जो पॉपुलेशन और बहुत तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, उसका एक वजह यही है कि वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा इसलिए हो रहा है कि गांव वगैरह में ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई जॉब ओरिएंटेड कोई काम है। तो इस तरह की फैसिलिटी अगर रूरल एरिया में अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका रूरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, अर्बन डेवलपमेंट भी बहुत सिस्टमेटिक और प्लान तरीके से होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसे हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द नेशनल फ्लैग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी कि नेशनल फ्लैग को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट आपके पास। अब आपको ये बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है द ट्राइकलर, यानी तिरंगा की बात की जा रही है। द ट्राइकलर एज इंडियाज नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस कमेटी इन कराची 1931 के टाइम पे, जब कराची इंडिया का पार्ट था, ये सिटी हमारी कंट्री का पार्ट था, उस टाइम इसे नेशनल फ्लैग को कंसीडर किया गया था। मतलब तिरंगे को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे कंसीडर कर लिया गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा।
अच्छा, स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द नेशनल फ्लैग शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप विद लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो 2:3। जब इसे अडॉप्ट किया गया था इनिशियल स्टेज पे, तो ये बोला गया था कि भी ये रेक्टेंगल शेप में होना होगा और इसका जो रेशियो होगा 2:3 का रेशियो होगा। ठीक है, यानी कि कुछ आप समझ गए होंगे 2:3 का रेशियो, मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं कि 2:3 के अनुपात में ये होना चाहिए, ये रखा गया था। और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट आपके लिए वो ये है, इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड अडॉप्ट कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग हेडेड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के, वो इस कमेटी के हेड थे जिसने ये डिसाइड किया था कि भी तिरंगा को, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसे राष्ट्रीय ध्वज का जो एक तरह से आप कह सकते हो जो सम्मान जो दिया गया था या उसे सिलेक्ट किया गया था, उस कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हैं। ए स्टेटमेंट में बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। अब इंडिपेंडेंस डे है तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए का मतलब ये है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, कि भी जो 1931 में जो कराची जो हमारी कंट्री का पार्ट हुआ करता था उस टाइम, तब वहां पे इस कमेटी, कांग्रेस की कमेटी ने इसे डिसाइड किया गया था कि तिरंगा को, ट्राई कलर को हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग के रूप में इसे कंसीडर कर दिया गया था। ठीक है, और इसे जो एक तरह से इस फ्लैग को जो डिजाइन किया गया था वो पिंगाली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया गया था, साउथ इंडिया के एक पर्सन थे और उन्होंने इसे डिजाइन किया था कि हमारी कंट्री का फ्लैग कैसा होना चाहिए। तो ये भी आपके लिए काफी की पॉइंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए भी ये क्यों इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ये है कि स्टार्टिंग में जो आप जैसे ऑरेंज कलर या सैफून कलर आप जो देखते हो हमारे फ्लैग के अंदर होता है, इनिशियल स्टेज पे ये सैफून कलर यानी कि केसरी रंग नहीं था ये। ठीक है, पहले ये किसी और कलर में था, यानी कि रेड कलर में था, और रेड कलर को रिप्लेस कर दिया गया अब सैफून यानी कि केसरी रंग में, यानी कि ऑरेंज कलर आप बोल सकते हो, उस कलर में से कन्वर्ट कर दिया गया। अब पहले जब इसे अडॉप्ट किया गया था तो वहां पे अशोक चक्र का साइन हुआ करता था। अब आज के टाइम पे जैसे आप देखते हैं इसमें 24 तिलियां वगैरह भी इसमें डाला गया जो कि पहले नहीं थी। तो आप ये बोल सकते हैं ये कुछ एडजस्टमेंट भी किया गया, इनिशियल जो भी था एज इट इज उसे कॉपी नहीं किया गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी आया हुआ है। और जैसा कि आपके लिए सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया था कि जो इसका रेशियो होगा 2:3 का रेशियो बोला गया था कि स्टेटमेंट में, जो कि गलत है। जब इसे अडॉप्ट किया गया था ये 3:2 के रेशियो में, और आज भी ये 3:2 के रेशियो में ही हम लोग इसे अपने सामने देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, बाकी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इस कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। और इसे फर्स्ट टाइम जो अडॉप्ट किया गया था जो मतलब फ्रीडम के बाद, यानी कि आजाद भारत से थोड़ा पहले आप बोल लीजिए, यानी कि इसे जो मतलब ये कमेटी ने तो इसे डिसाइड किया था क्या है, और जो आज के टाइम पे जो हम तिरंगा देखते हैं उसे जो मतलब एक्चुअल में जब उसे अडॉप्ट कर लिया गया था वो कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी कि हमारे आजादी से थोड़े टाइम पहले इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, जो अभी करंट में हम लोग ये अपना नेशनल फ्लैग देखते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि भी आपका स्कोर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया है वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में। आप फेसबुक या फिर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए आपका लिए क्वेश्चन ये होने वाला है कि हमारा जो नेशनल एंथम है, ठीक है, नेशनल एंथम जो है जनगण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये फर्स्ट टाइम ये कब गाया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके लिए कि ये दोनों जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम और जनगण मन पहली बार कब गाया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन किसने लिखा है ये सब जानते हैं, पर मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।